Hello my dears, welcome to Science Hour classes. Today's topic is refraction of light. इससे पहले हमने लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लाइट है वो एक सरफेस पे अगर इंसिडेंट होती है तो वहाँ से वो बाउंस बैक होती है, वहाँ से वापस चली जाती है, जिसको हमने रिफ्लेक्शन का नाम दिया था. नाउ वी विल स्टडी द फिनोमिना refraction of light seems to travel along straight line paths in a transparent medium. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करते हुए हमें लगती है. ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि आपका एयर है, अगर सिर्फ एयर में लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है. और आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि वाटर हो गया या ग्लास हो गया, तो आप एक मीडियम में अगर चेक करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है. नाउ द क्वेश्चन इज़ what happens when light enters from one transparent medium to another. अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर करती है तो क्या होता है. मान लो आपके पास यहाँ पर एक ग्लास है, उसमें यहाँ पे वाटर फिल्ड है और आपने लाइट यहाँ से इंसिडेंट करी या फिर लाइट यहाँ से चल रही थी और आपने नोटिस किया वो एयर के अंदर है, स्ट्रेट लाइन चल रही है. अब यहाँ से जैसे ही वो वाटर के अंदर एंटर करती है तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इसके साथ क्या होगा. डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन. मीन्स जब आपके पास वाटर में है, लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई तो अब ये स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी. ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके पास. वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस. तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम कुछ हमारी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बट अगर हम नोटिस करवाएंगे या उसको नोटिस करेंगे तो हमें समझ में चीज़ें आएंगी. तो उन्हें रिकॉल करना है. वो एक्सपीरियंस कौन से हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेस्ट. अगर टैंकी में, जैसे घरों में टैंकी होती है, उसमें या पॉन्ड में आपने देखा होगा वाटर जो होता है वो अपने सरफेस से, जो उसका सरफेस होगा उस सरफेस से वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको वाटर जो है दिखाई देगा. सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज़ प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर. अगर किसी भी प्रिंटेड मैटर के ऊपर आप ग्लास स्लैब को, थिक ग्लास स्लैब को रखते हो, द लेटर अपीयर्स रेज्ड. तो लेटर जो है वहाँ से थोड़े उभर के आएंगे ऊपर की तरफ. व्हेन व्यूड थ्रू अ ग्लास स्लैब, जब आप उसको ग्लास स्लैब से देखेंगे. जैसे ये आपके पास है, ठीक है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये आपके पास ग्लास स्लैब है. इस ग्लास स्लैब में जो लेटर्स हैं, ये पीछे वॉल पर लेटर्स लिखे हुए हैं और जब ग्लास में से दिखाई दे रहे हैं तो वो यहाँ से देखो, आप नोटिस कर सकते हैं कि जो लेटर्स हैं वो उभर के आपको ग्लास स्लैब की सरफेस के ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं. जो नीचे पीछे की तरफ थे वो उभर के सामने ऊपर की तरफ आ रहे हैं. तो आप इसको देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं. फॉर दिस आपको एक मोटी सी कांच की ग्लास स्लैब जो है आपको चाहिए होगी. वाई डज इट हैपन. अब ऐसा हो क्यों रहा है, जो वो लेटर्स हैं उसमें से उभर के क्यों आ रहे हैं. हैव यू सीन अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर. अगर आप एक ग्लास लेते हैं और उसमें पेंसिल को डिप करते हैं, पार्टली इमर्स्ड मतलब उसमें थोड़ा पानी डला हो, पानी ग्लास में, और उसमें अगर आप पेंसिल को देखते हैं तो आपने उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस नोटिस किए होंगे. तो वो चेंजेस क्या हैं. इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर. जहाँ एयर और वाटर का इंटरफेस होगा, ये इनके इंटरफेस पर, इंटरफेस मीन्स जैसे आपके पास ये ग्लास है, ग्लास में यहाँ तक वाटर है, तो इस ये वाली जो ये लाइन है ना, इससे नीचे आपके पास सारा वाटर है. तो ये जो सरफेस पे एक लाइन है, इस लाइन से जस्ट ऊपर आपके पास क्या है, एयर, और जस्ट नीचे क्या है, वाटर. तो ये लाइन जो है वो किस तरह काम करेगी, इंटरफेस की तरह. तो वो कह रहा है इंटरफेस पे वो क्या दिखाई देता है, डिस्प्लेस दिखाई देती है, अपनी जगह से हट के दिखाई देती है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज. तो अगर आप उसी में पानी के अंदर, ग्लास के अंदर लेमन को रखते हैं
तो उसका साइज़ भी आपको बिगर दिखाई देगा, उसके एक्चुअल साइज़ से उसको बड़ा दिखाई देगा अगर आप उसको साइड से देखते हैं, साइड में से, यानी कि आपको ग्लास के साइड से देखना है, ऊपर से नहीं देखना है, तो आपको साइज़ जो है उसका बिगर दिखाई देगा। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंस? अकाउंट मीन्स कि आप रीज़न बता सकते हैं कि इन सारे जो है ये आपने एक्सपीरियंस किया है, ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, तो इनके पीछे क्या रीज़न होगा। तो एक बार चलो इनको देख लेते हैं। देखो, जो अब हमने अभी रीड किया था कि जो पेंसिल अगर हम पानी में डालते हैं तो ये देखो पानी का जो सरफेस है, पानी यहाँ तक फिल्ड है इस ग्लास में, तो यहाँ पे ये जो लाइन बन गई है, यहाँ पे एयर और वाटर का क्या हो गया, इंटरफेस। इस इंटरफेस पे पेंसिल जो है उसकी आपको पोजीशन डिस्प्लेस दिखाई दे रही है। उसकी पोजीशन एक्चुअल में तो ये वाली है, लेकिन हमें जो दिखाई दे रही है वो कौन सी है, ये वाली, इधर वाली। तो इट मीन्स ये अपने पाथ से, इस वाले पाथ से इतनी डिस्प्लेस हो गई है। सिमिलरली अब ये एक एक्टिविटी है, इसमें देखो ये जो आपके पास ग्लास है, इसमें आपके पास ग्लास में डायरेक्ट नींबू पड़ा है, लेमन रखा है, इसमें वाटर नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस सरफेस तक इसमें ग्लास में क्या है, वाटर है, और इसमें लेमन का साइज़ जो है, सेम लेमन इसमें यूज़ किया गया है और उसका साइज़ जो है इसमें बिगर है इसके एक्चुअल साइज़ से। तो ये किस रीज़न से होता है, ये रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन यही था कि आप इन एक्सपीरियंस का क्या रीज़न, कैसे कि हो सकता है। तो इसका रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अभी हम आगे देख लेते हैं। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल। जब हमने अभी पेंसिल वाला केस देखा था, उसमें उसी केस को लेना है कि उसमें जो पेंसिल है वो डिस्प्लेस हो रही है। अपेरेंट मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपने जो उसकी पोजीशन है उससे वो दूसरी जगह पे चली गई है, जो कि ऐसा नहीं है, जस्ट हमें वो ऐसा लग रहा है। दैट इज़ कॉल्ड अपेरेंट। पार्टली इमर्स्ड इन वाटर, जब आप उसको आधी पानी में डालते हो तब आपको वो अपनी जगह से डिस्प्लेस दिखाई दे रही है। The light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to come from a different direction compared to the part above water. तो इसमें वो क्या कह रहा है, लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल का पोर्शन है उससे जो लाइट हमारी पास आ रही है, हमारी आंखों में आ रही है, इनसाइड वाटर, जो हिस्सा पेंसिल का पानी के अंदर था, वहाँ से जो लाइट पहुँच रही है, कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस, वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। मतलब अगर पेंसिल ऐसे है तो पेंसिल के इस डायरेक्शन से लाइट नहीं आ रही है, हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट आ रही है कंपेयर टू द पार्ट अबव वाटर। ऊपर जिस पार्ट से आपकी जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और नीचे जो पानी में है, ठीक है, पेंसिल, वहाँ से जो लाइट आपके पास आ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस। इस वजह से इंटरफेस पे आपको जो पेंसिल है वो अलग जगह पे दिखाई दे रही है, जस्ट बिकॉज डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट। फॉर सिमिलर रीजन्स द लेटर्स अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर इट। जैसे ही आप ग्लास स्लैब को रखते हो और आपको जो लेटर्स हैं वो भी रेज दिखाई देते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन से आपको जो जहाँ पर दिखाई देने चाहिए थे वहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो आपके पास लाइट रे आ रही हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं। इस वजह से आपको जो लेटर्स हैं वो भी उस पोजीशन पे ना दिख के आपको ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। Does a pencil appear to be displaced to the same extent if instead of water we use liquids like kerosene और turpentine? अगर kerosene या turpentine, it means उसका क्वेश्चन ये है कि अगर हम मीडियम जो है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हमने अभी वाटर लिया था, अगर उसकी जगह हम उसकी चेंज कर देते हैं मीडियम को, केरोसिन या टर्पेंटाइन ले लेते हैं, तो क्या उसकी जो पेंसिल की डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई दे रही थी, विल इट बी सेम एक्सटेंट, या उतनी ही डिस्प्लेस दिखाई देगी, या कम दिखाई देगी, या ज़्यादा दिखाई देगी? नेक्स्ट, विल द लेटर्स appear to rise the same height if we replace a glass slab with transparent plastic slab? कि अगर ग्लास स्लैब की जगह अब की बार हम प्लास्टिक की स्लैब ले लेते हैं, उतनी ही मोटी हमने अब की बार प्लास्टिक की ले ली है, तो क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? क्या उसके जो आपके जो लेटर्स आपको जिस हाइट पे दिखाई दे रहे थे, क्या सेम हाइट पे दिखाई देंगे?
you will find that the extent of the effect is different for different pair of media. तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने की है कि अगर आप मीडियम चेंज करते हैं, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है पेयर ऑफ मीडियम, मीन्स कौन से मीडियम से लाइट आ रही थी और कौन से मीडियम में वो एंटर कर रही है। दोनों मीडियम है, पेयर मीन्स मतलब जोड़ा, जो भी आप ले रहे हैं उसमें दो मीडियम की बात हो रही है, जो उनसे दो आप मीडियम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट डायरेक्शन होगी। एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट इज़ डिफरेंट, कि कितना उसमें इफेक्ट दिखाई देगा वो भी क्या होगा, हर एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए वो डिफरेंट होगा। These observations indicate that light does not travel in the same direction in all medium, कि सभी मीडियम में लाइट जो है वो सेम डायरेक्शन में तो ट्रैवल करती नहीं है। इट मीन्स हर एक मीडियम में उसकी अलग ही डायरेक्शन होती है। It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. तो यहाँ से क्या समझ आया, when traveling obliquely, ठीक है, one medium to another, the direction of propagation of light, जो लाइट की डायरेक्शन का पाथ है, प्रोपेगेशन मतलब उसका पाथ जो है लाइट का, उसकी डायरेक्शन पाथ की, इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस, उसकी सेकेंड मीडियम में जाते ही डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड लाइट का रिफ्रैक्शन। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ को चेंज करेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इट मीन्स वहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब ये नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं, सिमिलर सी एक्टिविटी है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना फर्दर बाय डूइंग फ्यू एक्टिविटीज़। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इन एक्टिविटीज़ को घर पे करके ट्राई कर सकते हैं। ये जो 9.7 एक्टिविटी है, इसमें क्या कह रहा है, प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विद वाटर। आपको एक ऐसी बकेट चाहिए, ऑफ कोर्स वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर आप उसमें कॉइन रखते हैं और उसके बॉटम में, ठीक है, और उस पर जो बकेट है वो आपका पानी से भरा हुआ होना चाहिए। विद योर आई टू साइड अबव वाटर, ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो, मतलब एक ही बारी में आप उस कॉइन को उठाने की कोशिश करेंगे। डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन, तो क्या आप सक्सीड होंगे, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज जो आपको पोजीशन दिखाई देगी ऑफ कोर्स उसमें आपको अलग दिखाई देगी। मान लो आपने बकेट में वाटर में कॉइन रखा, कॉइन आपको जिस पोजीशन पे आपने रखा है वहाँ पे ना दिखा के उसकी जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस हो जाएगी जब आप उसको साइड से देखेंगे, और जिस वजह से आप जो आपको पोजीशन दिखाई देगी आप वहाँ पर हाथ रख के उसे निकालने की कोशिश करेंगे, बट कॉइन जो होगा वो डिफरेंट प्लेस पे होगा, तो आप उसे वन गो में तो नहीं निकाल सकते। दिस इज़ पॉसिबल अगर आपको ज़्यादा आप इस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या फिर आपके पास वो प्रॉपर चीज़ नहीं है। अब एक बड़ी बकेट चाहिए इसके लिए, पूरी फिल्ड वाटर चाहिए, तो ये पॉसिबल है, लेकिन आप एक छोटे से ग्लास में इसको करते हैं, दैट विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज छोटे में फिनोमिना जो होता है उसको ऑब्जर्व करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट हाँ, ये रिफ्रैक्शन जो है वहाँ पर भी होता है। रिपीट द एक्टिविटी, वट डिड यू नॉट सक्सीड इन डूइंग इट इन वन गो, वाई डिड यू नॉट सक्सीड। अब आप क्यों नहीं हो पा रहे हैं उसमें सक्सीड, ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिस वजह से डिस्प्लेस दिखाई दे रही है उसकी पोजीशन और आप उसे नहीं ले पा रहे हैं एक बारी में। आस्क योर फ्रेंड टू डू दिस, कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स, तो आपको यही चीज़ एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट सेम एक्टिविटी है, प्लेस अ लार्ज शैलो बाउल ऑन अ टेबल, पुट अ कॉइन इन इट। अब आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें एक कॉइन रख देना है। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल, आपने क्या करना है, उसको धीरे धीरे बाउल को धीरे धीरे दूर करते जाना है। स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम योर साइट, अब एक ऐसी पोजीशन पे रखना है जहाँ से आपको कॉइन दिखाई नहीं दे रहा है। आस्क अ फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली, ऑफ कोर्स वो बाउल जो है अब आपसे बहुत दूर है, तो आप अपने फ्रेंड को कहेंगे कि धीरे धीरे उसमें जो है पानी डाले बाउल के अंदर, विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन, कॉइन जो है अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजीशन, अब आपने उस कॉइन को देखते रहना है, उसकी पोजीशन को। डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन, हाउ कुड दिस हैपन,
तो आप उस चीज़ को, क्वेश्चन ये है कि क्या आपको वो विजिबल होगा, तो यस आपको वो विजिबल होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि जो पानी का सरफेस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, तो जिस वजह से रिफ्रैक्शन के कारण ही जो कॉइन है वो भी वहाँ से थोड़ा सा अपर की तरफ रेज हो जाएगा, अपीयर टू बी रेज जिसे हम बोलते हैं। और इसी रीज़न से आपको जो कॉइन है वो दोबारा से विजिबल हो जाएगा। देखो लिखा भी है, द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इनटू द बाउल। द कॉइन अपीयर्स स्लाइटली रेज्ड अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन। वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या हो चुका है, रेज हो चुका है, ऊपर की तरफ आ गया ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट ये एक्टिविटी है, सेम आपको रिफ्रैक्शन के ऊपर है, सिमिलर कंसेप्ट है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। आपको ड्राइंग पिन का यूज़ करना है, ठीक है। एक ड्राइंग बोर्ड ले लेना है, उस पर वाइट पेपर को फिक्स कर देना है। आपने एक बोर्ड लिया, उसमें एक वाइट शीट को फिक्स कर दिया, पिन्स लगा दी, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल। इसके मिडल में आपने क्या रख दिया, एक ग्लास स्लैब रख दिया। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद अ पेंसिल। जो आपने स्लैब रखी है उसको आउटलाइन देंगे और पेंसिल के साथ उसको नाम दे देंगे ABCD। टेक 4 आइडेंटिकल पिन्स। 4 फिर हमें पिन लेनी है, सेम लेनी है। फिक्स 2 पिन्स से E एंड F। 2 पिन्स लेनी है और उनको नाम दे देना है E और F। वर्टिकली सच दैट द लाइन जॉइनिंग द पिन्स। जो वो 2 पिन्स आप लोगे, वो 2 पिन्स जो लाइन जॉइन करके बनाएंगे, वो लाइन कैसी होनी चाहिए, इज इंक्लाइन टू द एज AB। AB एज पर वो इंक्लाइन हो। मान लो आपके पास जो ABCD आपने स्लैब लिया है, उसका AB साइड ये है, तो वो 2 पिन्स आप इस तरीके से लेंगे। ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि ये कैसे हो जाएगी, ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर हमें कैसे लेनी है, इंक्लाइन लेनी है। तो ये वाली आपके पास ऐसे 2 पॉइंट्स लिए, 2 पिन्स लिए और ये लाइन ज्वाइन करते हैं, तो ये कैसी है, इस AB एज के ऊपर इंक्लाइन है। लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन्स E एंड F। अब जो E और F आपने पिन लगा दी है, उसकी आपको क्या देखनी है, इमेज देखनी है थ्रू द अपोजिट एज। अपोजिट एज मतलब दूसरी साइड से आप क्या करेंगे, उसकी इमेज देखेंगे E और EF की पिन की। फिक्स टू अदर पिन्स। और जब आप उसकी इमेज देखेंगे तो वहाँ पे 2 पिन्स और लगाएंगे, से G एंड H। उन दोनों पिन्स को आप नाम दे देंगे G और H, सच दैट दीज पिन्स एंड द इमेजेस E एंड F लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब आपको वो इमेज दिखाई दे रही होगी E और F की, तो उसी ही लाइन में आपने क्या करना है, G और H को लगा देना है। आप मान लो आपके पास स्लैब थी, स्लैब में आपने ऐसे 2 पिन्स लगा दी, एक E और एक F। तो इसकी लाइन जो इनको ज्वाइन करके मिल रही है वो ABCD पर, ये ABC और D हो गया, तो यहाँ पे कैसे है, इंक्लाइन। अब ग्लास स्लैब के इस साइड पे आप आके देखेंगे, तो इस साइड पे जब आप देखेंगे तो आप G और H 2 पिन्स लगाएंगे। जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, आपको जहाँ भी दिख रही होगी, सीध में दिख रही होगी, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, एक G पॉइंट लगा देंगे और एक H, 2 लाइन लगा देंगे, उसकी सीध में लगाएंगे। जो आपको पीछे से ऐसे दिख रहा होगा कि वो E और F की सीध में ही है, ठीक है। और यहाँ पे 2 पिन्स लगा के वो लाइन ज्वाइन हो जाएगी। वो पिन इस तरह से होगी कि E और F और लास्ट में G और H, ये दोनों आपको ऐसे अलग अलग ना दिखाई देंगे, आपको एक ही सीध में दिखाई दे रहे होंगे। जब आप उसकी ग्लास स्लैब के साइड से यहाँ से देखेंगे तो वो आपको एक ही सीध में दिखाई देंगे, एक्चुअल में नहीं होंगे, जस्ट आपको वहाँ से वो दिखाई देंगे कि वो एक ही सीध में हैं। रिमूव द पिन्स एंड स्लैब। आपको पिन्स को और स्लैब को रिमूव कर लेना है, क्योंकि अब पिन से स्लैब से वहाँ पे आप मार्किंग कर चुके हैं। जॉइन द पोजीशंस ऑफ टिप ऑफ द पिन्स E एंड F। E और F की जो पोजीशंस थी उनको जॉइन कर देना है। प्रोड्यूस द लाइन अप टू AB। और उस लाइन को कहाँ तक लेके जाना है, AB तक लेके जाना है। देखो आपके पास ये ABCD एक स्लैब थी, ओके, और इसमें E और F ये 2 पिन्स हैं। इन 2 पिन्स में से आपने इसको लाइन लगा दी और इस लाइन को फिर कहाँ तक एक्सटेंड करिए, स्लैब के AB एज तक कर दिया। और जहाँ पे ये AB एज पे इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट को आपने नाम दे दिया O।
तो ई एफ मीट करगी ए बी को एट ए ओ पॉइंट पर। सिमिलरली जॉइन द पोजिशंस ऑफ टिप ऑफ द पिंस जी एंड एच। जी और एच की जो आपकी पिंस थी उनको भी आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे एंड प्रोड्यूस इट अप टू द एज सी डी, और उसको सी डी तक प्रोड्यूस करेंगे लाइन को। देखो ये बीच में आपके पास स्लैब रखी हुई थी, ठीक है, और ये आपको यहाँ से आपने इमेज को देखा था, तो इमेज जब यहाँ से देखी तो आपने यहाँ पे एक ये जी पॉइंट और एक एच पॉइंट को लगा दिया, और आपको यहाँ से जब देख रहे थे तो ये वाले जी और एच ई और एफ की सीध में ही दिखाई दे रहे थे, आपको ये एक ही लाइन में दिखाई दे रहे थे। तो आपने वहीं पे जी और एच पॉइंट को लगा दिया और इसको फिर एक्सटेंड कर दिया ओ डैश पॉइंट तक सी डी एच के ऊपर। लेट एच जी मीट सी डी एट ओ डैश, तो वो पॉइंट आपके पास क्या हो गया, ओ डैश हो गया, जहाँ पे सी डी पर वो मीट कर गए हैं। जॉइन ओ एंड ओ डैश, अब आपको ओ और ओ डैश को जॉइन करना है। ऑल्सो प्रोड्यूस ई एफ अप टू पी पॉइंट, ये ओ पॉइंट रहा, ये ओ डैश, और आपने ये लाइन जो सॉलिड वाली लाइन है इसको ओ से ओ डैश तक को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद उसने कहा है कि जो आपके पास ई एफ वाली लाइन यहाँ पे थी ई से एफ तक की ए बी एच पर, इसको आपने ऐसे स्ट्रेट लेके जाना है और इसको कहाँ तक लेके जाना है, पी पॉइंट तक, ठीक है। आपके पास ये पी पॉइंट रहा, इस पी पॉइंट तक आपने ये डैश डैश करके लाइन को लेके गए हैं एज शोन बाय अ डॉटेड लाइन, जो कि डॉटेड लाइन से शो कर रखा है। अब इस एक्टिविटी में यू विल नोट द लाइट रे हैज़ चेंज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश। ओ और ओ डैश पॉइंट पे जो लाइट की डायरेक्शन थी इट हैज़ बीन चेंज्ड। नोट दैट बोथ द पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश लाई ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओ और ओ डैश ऐसे सरफेस पे हैं जहाँ पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। ये ओ पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, इंटरफेस पे एयर के और ग्लास के, और ओ डैश कहाँ पे है, ग्लास और एयर के। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एन एन डैश टू ए बी एट ओ एंड अनदर परपेंडिकुलर एम एम डैश टू सी डी एट ओ डैश। तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, जैसे यहाँ पे ये एन एन डैश वाला परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे एम एम डैश वाला परपेंडिकुलर हो गया। द लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज़ एंटर्ड फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट इज़ फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर से ग्लास में गई है तो रेयर से डेंसर मीडियम में गई है। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे आपके पास एयर मीडियम था, यहाँ पे क्या है, ग्लास। तो एयर से जब ग्लास में जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे रेयर से डेंसर में गई, रेयर से डेंसर में गई, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, इसको जाना कैसे चाहिए था, जो ये आपकी डैश डैश वाली लाइन है इसको ऐसे एक्सटेंड होना था, लेकिन ये आपके नॉर्मल के तरफ जो है थोड़ी सी बेंड हो चुकी है। इसको ऐसे जाने की बजाय ये कैसे होगी, ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ। नोट दैट द लाइट रे हैज़ बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल एट ओ डैश, द लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब ओ डैश पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास ग्लास से कहाँ गया है, एयर मीडियम में। तो ये आपके ओ डैश पर ग्लास से एयर जब लाइट ऐसे जा रही थी तो अब की बार क्या हो गया, इसको जाना तो ऐसे था, ठीक है, ऐसे जाना था, लेकिन अब की बार ये डेंसर से रेयर में गई है तो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस साइड हो गई है, नॉर्मल से दूर हो गई है। जाना इसको इस रास्ते पे था लेकिन ये इस रास्ते पे बेंड हो गई। द लाइट हेयर एज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Compare the angle of incidence with the angle of refraction at both refracting surfaces AB and CD। AB और CD पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको कंपेयर करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे एंगल में चेंज आया है, यहाँ पे भी एंगल में चेंज आया है, यहाँ इंसिडेंस से ज़्यादा हो गया एंगल, यहाँ पे इंसिडेंस से कम हो गया एंगल। यहाँ आपका एंगल कम हुआ है और यहाँ पे एंगल क्या हुआ है, इंसिडेंस के कंपेयर में ज़्यादा हुआ है। ई ओ इज़ ओब्लिकली इंसिडेंट ऑन सरफेस ए बी, तो आपके पास ई ओ क्या है, इंसिडेंट रे है, ओ डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और ओ डैश एच इज़ द एमर्जेंट रे। दिस वन ई ओ इज़ आपके पास इंसिडेंट रे, ओ से ओ डैश रिफ्रैक्टेड रे, एंड ओ डैश से आगे आपके पास ये एच तक कैसी है, emergent ray. You may observe that the emergent ray is parallel to the direction of incident ray.
जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो आपकी एमर्जेंट रे है ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। वाई डज इट हैपन सो, ऐसा क्यों हुआ। देखो ये ए ई और ओ वाली लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड डैश डैश वाली लाइन में एक्सटेंड कर रखा है और ये आपके पास एमर्जेंट रे, ये एमर्जेंट रे और आपके पास इंसिडेंट रे ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो ये वाई ऐसा क्यों है। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेस ए बी, जो ए बी फेस था एयर ग्लास इंटरफेस, ये वाला ये एयर ग्लास इंटरफेस है एंड सी डी, और ये वाला क्या है, ग्लास एयर इंटरफेस है, ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज़ इक्वल एंड अपोजिट। ये कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये दोनों सरफेस कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट हैं। दैट इज़ वाई, दिस इज़ वाई द रे एमर्जेंस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और इसी वजह से जो लाइट रे, क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट है इसलिए जो इंसिडेंट रे थी और यहाँ पे जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे या फिर एमर्जेंट रे जो आपके पास बाहर आई है, यहाँ पे इंसिडेंट रे और ये आपके पास एमर्जेंट रे, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। हाउएवर द लाइट रे इज़ शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली, बस ये है कि लाइट रे में क्या चेंजेस आया कि वो लेटरली शिफ्ट हो गई है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ लाइट रे इज़ इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, अगर जो दो मीडियम के इंटरफेस पे लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो क्या होता है, ट्राई टू फाइंड आउट। तो लाइट रे अगर हम इस पे यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो नॉर्मली इंसिडेंट करने पे क्या होगा, वो ऐसी की ऐसी ही सीधी यहाँ पे पास आउट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जो एंगल है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री, और उसमें जो रिफ्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी, 0 डिग्री। तो नॉर्मल इंसिडेंट करने पे उसका जो पाथ है वो चेंज नहीं होगा। नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू, रिफ्रैक्शन क्या है, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, कि जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है, किस वजह से होता है, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके अंदर चेंज आता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चलता है कि वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटली ये हम देख सकते हैं और वही लॉज को अब हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था, उसमें 3 रेज थी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। सिमिलरली इसमें भी है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। वहाँ पे नॉर्मल एक आपके मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा था, ठीक है, मिरर के सरफेस पे। अब यहाँ पे क्या 2 मीडियम है, तो 2 मीडियम का एक ऊपर मीडियम हो गया, मान लो एयर, नीचे हो गया ग्लास। तो ये दो जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंटरफेस है, 2 मीडियम का इंटरफेस, या 2 मीडियम चेंज हो रहे हैं या 2 मीडियम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल जो है वहाँ पे लगाया जाता है, और वो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सभी की सभी सेम प्लेन में लाई करती हैं। नेक्स्ट क्या है लो, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू मतलब यहाँ पे जो रेशो की बात कर रखी है, रेशो किसकी है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू मतलब डिवाइड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे साइन आएगा, साइन के साथ क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, 2 का मतलब डिवाइड, और फिर नीचे क्या आएगा, साइन आई, और डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब आर, साइन आई डिवाइड बाय में साइन आर इज़ अ कांस्टेंट। तो जो आपकी रेशो निकल के आएगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। आपको एक पर्टिकुलर गिवन कलर मिलेगा तो उसके लिए ये लॉ फॉलो होगा, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम,
मतलब आपको जो मीडिया है, पेयर ऑफ मीडिया और गिवन कलर जो भी होगा उसके लिए आपको मतलब कलर फिक्स कर लेना है, पेयर ऑफ मीडियम फिक्स कर लेना है। उसके लिए जो आपके पास रेशो होएगी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट विल बी कांस्टेंट। साथ में एक चीज़ और बता रखी है, दिस इज़ ट्रू फॉर एंगल 0 to 90 डिग्री। अगर आपका इंसिडेंस एंगल जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का है तो ये लॉ है फॉलो होगा। सी रिप्रेजेंट लाइक दिस, दैट इज साइन आई डिवाइड बाय में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जो ये कॉन्स्टेंट है तो दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको एक नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑफ द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, किसके रिस्पेक्ट में है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब आप दो मीडियम लेंगे, फर्स्ट हो गया आपका इंसिडेंट वाला और जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी वो हो गया सेकंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। तो जब साइन आई जो भी आपका होगा, साइन आर, उसकी रेशो निकालेंगे तो वो एक कांस्टेंट टर्म आएगी और वो कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अब दो मीडियम होंगे तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो सेकंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में होगा, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।